श्रोताओं नमस्कार। महीने का अंतिम रविवार होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का, और आज इस श्रृंखला का 104वां एपिसोड था जिसमें प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार सुनने वालों के साथ साझा किए। और हर बार की तरह आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू मन की बात पर एक चर्चा लेकर हाजिर है, जिसके लिए आज हमने जहमत दी है आकाशवाणी जम्मू के पूर्व केंद्र निदेशक श्री विजय कुमार सम्याल जी को। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जैसा कि हमने सुना प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए अलग अलग विषयों पर, उन्होंने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत बड़े अनोखे ढंग से की, एक कविता के साथ की और कहा कि सावन के महीने में दो बार मन की बात कार्यक्रम आया है, क्योंकि श्रावण का माह चल रहा था और इसे भगवान शिव का माह उन्होंने कहा, और फिर उसको लिंक करते हुए ले गए भगवान शिव के माथे पर शोभने वाले चंद्रमा की तरफ। और हाल ही में जो भारत ने चंद्रमा पर उपलब्धि हासिल की है, उसके जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है हमारा चंद्रयान 3, मैं चाहूंगा कि आज शुरुआत में हम उसी फख्र का जिक्र करें जो आज हर भारतवासी महसूस कर रहा है चंद्रयान की सफलता पर। जी, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, ये बड़ी गहरी बात कही उन्होंने चंद्रयान को लेकर के। और जब इसकी तुलना उन्होंने शिव के माथे पे जो चंद्र है उसकी की है, तो हमारे आप शास्त्रों में देखिए चंद्रमा को मन का मालिक माना गया है। मन जी, चंद्रमा मन है। एस्ट्रोलॉजी में भी इसको मन की तुलना दी गई है। चंद्रयान को वहाँ उतारना, इसका अर्थ सीधा सीधा ये हो गया कि मन को जीतना। जी, तो मन को जीतने का मतलब अमन और शांति। जी, तो प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया है कि वहाँ जीतने का मतलब यह है कि इन्होंने दुनिया में, जगत में शांति का संदेश देने के लिए ही कार्य किया है। जी, हम यही समझते हैं। जी। और जैसा उन्होंने अपना जो शुरुआत उन्होंने की कि घने अंधेरों को चीर कर, जो कविता अगर जितनी मुझे याद है जो उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। और आगे जाके उन्होंने कहा कि कभी कभी चांद पर भी सूरज उगता है, सूर्योदय होता है। यानी भारत की ये जो उपलब्धि है, इसे मैं कहूँगा। और पिछली बार जब हमारा चंद्रयान 2 जो था मिशन, वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था और हमने धीरज नहीं छोड़ा, और फिर गिर के फिर उठे और फिर आगे बढ़े, और आज बिना किसी त्रुटि के हमने उसमें कामयाबी हासिल की। तो इसमें जीवन के लिए क्या संदेश इसका संदेश तो यही है, पूरी दुनिया के लिए ये संदेश है कि भारत जो है वो सबको लेकर के एक शांति व्यवस्था बनाना चाहता है। जी, और उसी का प्रतीक ये चंद्रयान वहाँ पर जो उतरा है और उसकी विजय हुई है, ये उसी का प्रतीक है। जी, और हम ये पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जी, क्या हम पूरी पृथ्वी एक परिवार है, हमारे लिए कोई बेगाना नहीं है, हम पूरी धरती को ही अपना परिवार समझते हैं। जी। प्रधानमंत्री जी ने आज जिक्र किया, जब इसकी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे चंद्रयान मिशन 3 की, तो उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को भी जब उन्होंने भाषण दिया लाल किले के प्राचीर से, तो उन्होंने वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं की अगुवाई में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत, ये जिक्र किया। और ब्रिक्स सम्मेलन में भी इसका मेंशन उन्होंने किया। और आज उन्होंने ख़ास तौर पर दिखाया कि ये जो चंद्रयान मिशन 3 था, इसकी सफलता में जो अलग अलग हेड्स थे, अलग अलग जो इसके पार्ट्स थे, उसकी जो अगुवाई महिलाएं कर रही थी। तो आज इस भारत में महिलाओं के महत्व को समझना कितना ज़रूरी है, जहां हम नारी को शक्ति कहते हैं और फिर उस शक्ति को हम कहीं ना कहीं अपनी को घिसी पिटी सोच में निरर्थक समझते हैं या कम शक्तिशाली समझते हैं। जी, ऐसा है कि शुरू से महिलाओं को सशक्त किया नहीं गया। हमारी जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सी महिलाएं वीर भी हुई हैं और विज्ञान में भी आगे हुई हैं, भाषा में भी हुई हैं, एनलाइटेंड भी हुई हैं जी, और योद्धा भी हुई हैं जी। लेकिन आज के युग में महिलाओं का पूरा सशक्तिकरण हुआ है, उनको पूरी ताकत दी गई है आगे बढ़ने के लिए। और इसका एक हम जो समझते हैं कि योग की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पुरुष और महिला में एक विशेष अंतर है। उनकी योग के जो चक्र हैं, उनकी प्लेसमेंट जो है वो महिलाओं में अलग है, ज़रा सी अलग है, और पुरुष में अलग है। और उसका एक कारण है कि महिला
बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। जी। पुरुष को समय लगता है, महिला जल्दी जागृत हो जाती है। और यही कारण है कि अब चूंकि उनको हमारे देश में एक प्रोत्साहन मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, तो महिलाएं आगे आ रही हैं और बहुत दृढ़ता से, बहुत अच्छे से, सफलता से कार्य कर रही हैं। जी। और हमारी जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिला है। हम बात करते हैं महिलाओं की, महिलाओं को हम कहते हैं कि जीवन के रथ के दो पहिए हैं, तो एक पुरुष है, एक महिला है। और जब तक दोनों पहिए एक जैसे, एक रफ्तार में, एक गति के साथ, एक ऊर्जा के साथ नहीं चलेंगे, तब तक जीवन रथ जो है आगे नहीं बढ़ सकता। जी जी। और हमारे ग्रंथों में भी तो नारी की जब बात होती है, शक्ति की बात होती है तो नारी, देवी की बात होती है तो नारी, ऊर्जा है तो नारी, नारी का जिक्र है। लेकिन आप अपने घरों में भी देखिए, नारी जो है अगर वो नौकरी नहीं भी करती, बिजनेस नहीं करती, काम नहीं करती, लेकिन पूरे घर को संभालती है। देखिए कितनी कुशल प्रबंधक है वो। शिव का जब जिक्र आता है, जब शिव कहते हैं जी, तो उसमें शक्ति है जी, ई आकार है जी, वो शक्ति का स्वरूप है। वरना ई अगर निकाल दें तो शव हो गया। जी, 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 तो शक्ति के बिना तो शिव बनता ही नहीं है। जी। और प्रधानमंत्री ने जिक्र किया जैसे G20, भारत दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक G20 जो समूह है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। जी। और इस दौरान, इस एक साल की अवधि के दौरान कोई 200 के करीब मीटिंग्स जो हैं, बैठक से अलग अलग विषयों पर ये लग रही हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, विशेषकर उन्होंने श्रीनगर का, कश्मीर का और सूरत का जिक्र किया। और साथ ही साथ जो सितंबर महीने इसका जो समिट लगना है, शिखर सम्मेलन जिसको है, उसमें 40 मुल्कों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। तो G20 के माध्यम से, जैसा आपने भी अभी कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, भारत ने किस तरह छाप छोड़ी है दुनिया के सामने। भारत एक समय में विश्व गुरु रहा है और अब भी विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। तो इसके माध्यम से भारत कितना सफल हुआ है अपनी उस छाप, उस पहचान को दुनिया के सामने लाने में। अभी जहाँ तक इनका सम्मेलन हुआ है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे सूरत हो, चाहे दूसरी जगह हो, वहाँ से तो ये जितने बाहर के देश के अध्यक्ष आए हैं, वो सब वहाँ की कला और वहाँ की उन्नति देख करके बहुत प्रसन्न हुए हैं। और हम समझते हैं कि ये हमारी देश की समृद्ध कला और समृद्ध संस्कृति की देन है कि हम लोग पूरे विश्व को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। और वो संदेश यही है कि हमारा परिवार एक है, हम एक ही परिवार के हैं, पूरा विश्व एक है। जी। विश्व में देखिए, जब भी कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, द्वेष होता है, तो वो तभी होता है जब किसी को बेगाना समझते हैं, या किसी को कोई नीचा दिखाना चाहता है, या किसी के लिए मन में शत्रुता का भाव रखता है। लेकिन जब यही सोच हमने मान ली कि सारा विश्व ही एक परिवार है, तो किसी के लिए मन में ना तो कोई घृणा होगी, ना शत्रुता होगी। जी। सर, एक चीज प्रधानमंत्री जी ने आज के इस कार्यक्रम में की, युवा पीढ़ी की। जो युवा है वो हर क्षेत्र में आज योगदान दे रहा है। और मौजूदा दौर में भारत के अंदर युवाओं को मौका भी मिल रहा है अपनी क्षमता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसे हासिल करने में, उसे दिखाने में। उन्होंने जिक्र किया खेलों का। चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो इस साल हुई हैं, भारत उसमें 26 मेडल लेकर आया है और उसमें से 11 गोल्ड मेडल हैं। और उन्होंने तुलना करके बताया कि आज तक इतने सालों में, जब से ये गेम्स शुरू हुई हैं, तब तक भारत सिर्फ 18 पदक, सारे पदक जमा कर दो तो, लेकिन एक साल में, इस साल में कितने लिए हैं। 26 पदक। इसको आप युवाओं को खेलों में जो दिलचस्पी बढ़ी है युवाओं की, उसके रूप में देखते हैं, या युवा भारत जो युवा जोश है उसमें कोई नई स्फूर्ति आई है, नया जोश उसमें उभरा है? हम ये समझते हैं कि आज के युग में सरकार सुविधाएं बहुत दे रही है जी युवाओं को, जो पहले नहीं हुआ करती थी। पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था सीखने के लिए, और फाइनेंशियल क्राइसिस होते थे, इतना एक्सपोज नहीं थी गेम्स। लेकिन आज के युग में आपको किसी भी गेम में आपने जाना हो, आपको सुविधा मिलेगी और बहुत नज़दीक मिलेगी, बहुत दूर दूर नहीं जाना पड़ता। जैसे यहाँ उन्होंने, कुछ महिलाओं ने जिक्र भी किया कि जब वो सीख रही थी तो उनको 3 घंटे जाना, 3 घंटे आना, 6 घंटे तो यही लगते थे, 4 घंटे प्रैक्टिस करती थी। तो आज ऐसा नहीं है। आज हर शहर में, हर छोटे कस्बे में भी खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी।
तो ये एक बहुत बड़ी देन है जिससे युवा पीढ़ी जो है वो अपने मनपसंद खेल में अपनी प्रतिभा का वो कर सकती है। जी, और दूसरी बात कही कि जो खेलों को लेकर हमारे नज़रिए में पुराने ज़माने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज सोच बदली है। आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान खेलों में कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि खेलों में ये जो कहावत आपने सुनाई, ये ठीक है, पुरानी अपनी वक्त की है, लेकिन हम समझते हैं कि एक बच्चे का व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से निखारना अगर हो तो उसके लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि बच्चे में इतनी एनर्जी होती है कि उसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है जी। उसमें, चाहे वो किसी कला के फील्ड में जाए, चाहे वो खेल के फील्ड में जाए, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होनी चाहिए, अन्यथा वो सुप्त अवस्था में चली जाएगी और डम्ब हो जाएगा बच्चा। जी, और सुप्त अवस्था में जाने के साथ साथ हम देखते हैं कि नौजवानों में नशे की आदत पड़ती है, नौजवान अपराध की तरफ जाते हैं, गलत सोबत में पड़ जाते हैं। लेकिन जो खेल है वो हमें, जिस तरह आपने कहा कि एनर्जी को यूज़ करने और चैनलाइज करने में मदद करता है, तो खेलों की तरफ बढ़ना नौजवानों के भविष्य को किस तरह से स्वच्छ, साफ और प्योर बनाता है? देखिए, दो हैं। एक तो ये है कि खेल जो है, खेल आपकी फिजिक के लिए बहुत अच्छा है, फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसे हम शारीरिक व्यायाम जिसको कहते हैं, क्योंकि एनर्जी पूरी बॉडी में आपके घूम जाएगी और आदमी का सुस्त नहीं रहेगा जी। तो ये तो ज़रूरी है ही है। और जो लोग इस दिशा में और आगे चले जाते हैं तो वो प्रोफेशनल कैरियर भी बना लेते हैं जी, और देश को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करेंगे जी। और दूसरा, खेल बहुत कुछ सिखाता भी है जीवन के लिए। खेल हमारे अंदर एक डिसिप्लिन, अनुशासन की भावना पैदा करता है। जैसे खेल के नियम होते हैं, खेल जब कोई गेम होती है, मैच होता है, तो कुछ नियम होते हैं, नियमों में रहना और साथ ही साथ टीम वर्क, मिलकर काम करना। और खेल किसी ना किसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता जो है उसको भी बल देते हैं, उसको भी मजबूती देते हैं। जी बिल्कुल, वो इस वजह से क्यों खेल जो भी, मान लीजिए कोई एक गेम है, वो सेलेक्ट हुए वहाँ और पूरे हिंदुस्तान से बच्चे वहाँ आएंगे, तब एक टीम बनेगी जी। तो जहाँ अलग अलग संस्कृति से बच्चे आके मिलते हैं, वो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, अपनी आदतों का आदान प्रदान होता है, अपने खाने पीने का आदान प्रदान होता है, इससे भी एक परिवार बनता है जी। और जब क्रिकेट की बात ले लो, हमारे खिलाड़ी होते हैं, कोई कश्मीर से है, कोई कन्याकुमारी से है, कोई राजस्थान से है, कोई पंजाब से है, किसी अरे, लेकिन जब सब इकट्ठे मिलकर खेलते हैं किसी और देश के खिलाफ, तो हमारे अंदर वो भावना होती है। तब ये नहीं होता कि मैं केरल का हूं या कश्मीर का हूं या कन्याकुमारी का हूं, तब भावना होती है कि मैं भारतीय हूं। तो इससे राष्ट्रीय एकता जो है उसको भी मजबूती मिलती है। और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हमारी सबसे बड़ी भारतीय आर्मी है जी जी जी, जी वहाँ भिन्न भिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं जी, लेकिन हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते जी हैं जी जी, ना कि अपने प्रांत को या किसी एक को। आपने देश की बात की, तो अभी हाल ही में 15 अगस्त हमने मनाया, 77वां स्वाधीनता दिवस हमने मनाया, और प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि उस सिलसिले में जो अलग अलग अभियान चलाए गए थे, हर घर तिरंगा या सेल्फी विद तिरंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि नया रिकॉर्ड बना है। लास्ट ईयर कोई 2-3 करोड़ लोग थे, तो इस बार 10 करोड़ से अधिक लोगों ने सेल्फी खींच के पोस्ट की सोशल मीडिया पर। क्या बताएं आपको, हमने स्वयं भी की है जी, वो हमने भी की, और ये मौका हम सबके लिए एक गौरव का मौका होता है, और ये मौके अपनी राष्ट्र की जो एकता है उसको और अधिक मजबूती देने में बहुत काम के होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया मेरी माटी मेरा देश, जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कंप्लीट करके अब अमृत काल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो इस सितंबर महीने में शुरू हो रहा है अभियान, देश के कोने कोने से मिट्टी इकट्ठी करके अमृत वाटिका बनाने के लिए, ये प्रयास जो है हम देशवासियों का, ये कैसा है, आप इसको किस तरह से देखते हो? हम ये समझते हैं कि ये एक ही प्रयास है कि किसी तरह से देश एक हो जी, हम अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट ना करें, इसलिए अलग अलग जगहों से मिट्टी ला करके, ताकि देखिए जो जवान है जी, जवान देश का है जी, जवान किसी प्रदेश का नहीं है जी जी जी। लेकिन यही उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है कि हर प्रदेश से जहाँ जहाँ वो हैं वहाँ की मिट्टी ला करके यहाँ एक अमृत वाटिका बनाई जाए, और वो ये बने कि ये देश की रिप्रेजेंटेशन है। जी जी जी।
और उसमें उस वाटिका को देखने से ही एक भावना पैदा देशभक्ति की भावना जी, देशभक्ति की भावना होगी कि ये वाटिका देश के कोने कोने से जो मिट्टी लाई जाएगी और इंडिया गेट के सामने जो कर्तव्य पथ है, जो पहले राजपथ हुआ करता था, वहां पर ये वाटिका बनाई जाएगी। तो देश के कोने कोने से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो लोग इस वाटिका को देखेंगे, तो सबसे बड़ी इसकी खासियत यही होगी कि इस वाटिका में मिट्टी देश के कोने कोने की है। जी, तो ये वाटिका जो हम बनाने जा रहे हैं, ये किस प्रकार प्रतीक रहेगी भारत की विविधता में एकता की, अनेकता में एकता की और राष्ट्रीय एकजुटता की? राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक जो है जी, वो ये वाटिका रहेगी। जी, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया विश्व संस्कृत भाषा दिवस जो है जी, और 31 अगस्त को मनाया जाएगा, और उन्होंने बताया कि ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है जी, ये पावन दिन। संस्कृत भाषा कई भाषाओं की जननी है और भारत की ही ये भाषा है। इस भाषा को सीखना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्राचीन जितना भी ज्ञान है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चिकित्सा हो, ब्रह्मांड का ज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो या अन्य कोई, वो संस्कृत में उपलब्ध है। देखिए, हम आगे ये बताएं कि संस्कृत भाषा तो जड़ है और रूट है सब भाषाओं की। जी, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और कंप्यूटर में भी इसको सबसे अच्छी भाषा माना गया है जी, संस्कृत को। और हमारे शास्त्र जो हैं ज़्यादातर, इवन संगीत के शास्त्र, आयुर्वेद के, योग के, ये सारे संस्कृत, इसके लिए संस्कृत ज़रूरी है जी। और हम समझते हैं कि आज स्कूलों में संस्कृत सिखाई जा रही है, एक सब्जेक्ट है वहाँ जी। और हम सबको, चूँकि हम जब पढ़े थे तब तो संस्कृत हमें नहीं पढ़ाई गई, परंतु अब हम संस्कृत सीखना शुरू किए हैं जी, कुछ 2 साल से संस्कृत शुरू किए हैं। और संस्कृत सीखने से आपको किसी विशेष श्लोक का, मंत्र का उच्चारण और उसका सही मतलब पता चल जाएगा। जी, और संस्कृत भाषा जब हम देखते हैं और उसी से निकली हुई देवनागरी जो है, इसका उच्चारण पढ़ना और समझना सबसे सरल है जी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है। मान लीजिए, मैं अंग्रेजी की ही मिसाल एक देता हूँ। जैसे अंग्रेजी में शब्द है W, उसमें ड की आवाज़ है, ब भी है, य भी है, लेकिन वो आवाज़ व की निकालता है। लेकिन संस्कृत में या हिंदी में ऐसा नहीं है, वहाँ व है तो वो व ही रहेगा, ना कि हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये W है लेकिन आवाज़ ये व की निकालेगा। नहीं, बड़ी समृद्ध भाषा है और हम समझते हैं कि इसको बहुत सीखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स में तो घर घर में संस्कृत पढ़ाई जाती है, उनके मंत्र संस्कृत में वो बड़ा अच्छा उच्चारण करते हैं। आप देखिएगा कहीं नॉर्थ जोन में इसकी थोड़ी सी अभी पीछे है, हालांकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं और वो प्रयास कर रही हैं सिखाने का, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आने वाली जनरेशन जो है वो भी संस्कृत करेगी। लेकिन हम ये ज़रूर, जो प्रधानमंत्री जी ने रूट्स की बात की है, देखिए जड़ से जुड़े रहना तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेड़ जड़ से जब उखड़ जाता है तो वो ज़्यादा देर तक जीवित रहता नहीं, जिंदा नहीं रह सकता। वो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मुरझा जाएगा वो। तो जड़ों से हम ये कहना चाहेंगे कि चाहे वो आपकी मातृभाषा, चाहे वो डोगरी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, जो भी हो, आपको वो जाननी चाहिए, पहली बात। और जो संस्कृत राष्ट्रभाषा हमारी है, पुरातन भाषा है, उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए जी। और जड़ों से जुड़ने की बात की तो उन्होंने विशेष तौर पर आयुर्वेद और योग का जिक्र किया। आज हम खैर एलोपैथी या अन्य किसी चिकित्सा पद्धति को नकारते नहीं या गलत नहीं कहते, लेकिन हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो योग है, एक स्वस्थ जीवन, साफ सुथरा जीवन, पाक साफ जीवन जीने के लिए ये योग और आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूं, क्योंकि आप इससे जुड़े भी हुए हैं, योग से आप जुड़े हैं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि योग कोई ऐसा सब्जेक्ट को उसको ना सोचें। योग है एक यूनियन जी, योग जी, जोड़ जिसको कहते हैं जी, आत्मा का परमात्मा से मिलन जी, तो ये जोड़ है जी। इसकी विधियां हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग रास्ते हैं योग के। कोई कर्म योग है, कोई हठ योग है जी, उसके बाद क्रिया योग है, भक्ति योग है, बहुत मार्ग हैं जो आपको पसंद हो, अलग अलग वो कर सकते हैं। आयुर्वेद के भी ज़्यादातर आपको जितनी डिटेल्स हैं वो सारी संस्कृत में मिलेंगी जी।
जहाँ तक कि अभी हमने सुना था इसरो के जो चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमें जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है वो वेदों से हो रहा है। जी, हम अपना मार्गदर्शन वेदों से हो रहा है। क्योंकि वो लोग संस्कृत के ज्ञाता भी हैं, संस्कृत जानते हैं, और वेदों में तो भाषा जितनी ऋचाएं हैं वो सब उसी भाषा में हैं। जी, तो हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम और हमारी आने वाली जनरेशन संस्कृत की जानकारी लें, जी, और हम समझते हैं ज़रूर ऐसा होगा। जी, अगर प्रगति के पथ पे चलना है तो संस्कृत को सीखना बहुत ज़रूरी है। जी। और उन्होंने आयुर्वेद का भी जिक्र किया जी। और ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और हमारे आम जीवन में पाए जाने वाली चीज़ों से भी हम स्वस्थ रह देखिए, ऐसा है कि हम असल में अप्राकृतिक हो गए हैं, जी, प्राकृतिक रूप से नहीं रह रहे हैं। जी, अगर हम प्रकृति के अनुसार रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपने किसी बड़े शेर को दूध पीते देखा है या किसी हाथी को दूध पीते देखा है? जी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी, आपको जी, मैं। जी, जी, नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये प्रकृति की धारणा है जी, कि बच्चा जब तक माँ के दूध है तब तक बच्चे को दूध की जरूरत है। जी, उसके बाद वो प्रकृति पर आ जाता है। जी, अन्य जितने चीजें भी खाए अन्य पिएगा। चीजें खाए जो प्रकृति में है। अगर वो वेजिटेरियन है वेजिटेरियन ले, नॉन वेजिटेरियन, जितने जानवर हैं इसी हिसाब से रह रहे हैं और स्वस्थ हैं और ताकतवर हैं। जी, लेकिन हम अप्राकृतिक रूप से आ रहे हैं जी। क्योंकि महिलाएं बच्चों को दूध पूरा देती नहीं है और बोतल थमा देंगी, जी, है ना। तो अगर बच्चों को ठीक से दूध दिया जाए उसके बाद जीवन भर उस दूध की जरूरत नहीं है, अगर हम प्राकृतिक साधनों का उपयोग करें। जी, अब हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, जी, देसी घी ले नहीं रहे हैं, जी। तो डॉक्टर ने दिखाया है, तो जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी, बहुत सारी चीजें, जैसे अनाज की प्रधानमंत्री ने पिछली बार भी कहा था, मोटे अनाज, मोटा अनाज, है ना, जी, तो वो हम लोग खाते नहीं हैं। हम लोग रिफाइंड आटा खा रहे हैं जो जी। मैदा है एकदम। जी, जो हमारे पाचन शक्ति को जी। कमजोर करता है तो हमारे- इसीलिए हम समझते हैं प्राकृतिक रूप से अगर आप रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और आयुर्वेद का यही कहना है कि पहले तो आप प्राकृतिक रूप से जी। रहिए, उसके बाद बीमार नहीं होंगे, जी, 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 है जी, ना, जी। क्योंकि वात पित्त कफ तीनों जो हैं वो संतुलन में रहेंगे। जी, तो बैलेंस रहेगा बैलेंस तो रहेगा। जीवन ठीक जी, रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं हम जैसा कि अभी जिक्र किया कि जड़ों से हम विमुख होते हैं, दूर होते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स ही जो हम विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है उस पर ज्यादा आश्रित रहे और जो हमारे वेदों में, ग्रंथों में जो लिखा था उससे हम दूर होते गए। आप देखिए, भारत विश्व गुरु था, और देखिए एक बड़ा पुराना गीत है, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना। तो भारत की ही तो देन है, चाहे वो आप चिकित्सा कीजिए, अंतरिक्ष की बात कीजिए, खगोल शास्त्र की बात कीजिए, सब गणना हो चुकी है, सब गणना हमारे शास्त्रों भारत में सब की है। हुई है। और हमारे ही ग्रंथ जब ये चुरा चुरा के विदेशों में चले जी। गए और वो लोग इस पर रिसर्च करके आगे, और वो अब कह रहे हैं कि वो हैं इसके जी। दाता। जी। असल में हमारे शास्त्रों में सब चीज वही आया है। जी, तो यानी समय की जो पुकार है या समय की मांग यही है कि हम खुद को पहचाने, खुद भारतीय होने पर फख्र महसूस करें, और तभी हम एक बार फिर विश्व गुरु बनने के पथ पर आगे चल सकते हैं। उन्होंने टूरिज्म की बात की, जी, पर्यटन की बात की, और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल उन्होंने धनपाल जी की दी जो कि बेंगलुरु में ड्राइवर थे। तो एक बार किसी ने उनके पूछ लिया कि बेंगलोर में टैंक को सैंकी टैंक कहा जाता है, उनको कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि मुझे अपनी मकामी किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम। तो उन्होंने उसके बाद अध्ययन किया और धनपाल जी एपिग्राफी, जो पांडुलिपियां जो जी, होती जी, हैं उस पर उसमें शोध करने शुरू हो गए, और आज कितना वो काम कर चुके हैं। जी, जी। तो जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो हम चाहते हैं बाहर घूमने जाते हैं, विदेश में जाएंगे घूमने के लिए, तो ये क्यों नहीं है? ये भी तो अपनी जड़ों से जुड़ना है। नहीं, तो प्रधानमंत्री ने ये कहा है ना कि जो मेघालय के ये ब्रायन डी हैं, उन्होंने वहां पर इतनी खोज की है गुफाओं की कि वहां सबसे लंबी गुफा भी मेघालय में ही है। जी। तो हम लोग अगर घूमना चाहें तो हमारे भारत देश इतना समृद्ध है कि अगर हम इसको भी पूरा घूमना चाहें तो शायद एक जीवन में संभव नहीं होगा। जी। और इससे टूरिज्म तो बढ़ता ही है। जी, जी।
क्योंकि जैसे ये खोज की है उन्होंने, अब हिंदुस्तान के सब लोग, क्या बाहर के विदेशी लोग भी वहां पर जाएंगे और गुफाओं को देखेंगे। जी। और हम जम्मू ही की बात कर लें तो जम्मू प्रांत की कितनी चीजें हमने देखी होंगी, और हो सकता है आज भी ऐसी चीजें हो जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। तो दुनिया देखने से पहले जरूरी है कि खुद को तो अच्छी तरह जान लें। और यही भावना अगर लेकर हम अपने देश के अंदर ही, अपने प्रांत के अंदर ही टूरिज्म के लिए या घूमने के लिए जाते हैं तो नेचुरली वो उन चीजों को बढ़ावा भी देगा और अर्थव्यवस्था को भी पर भी फर्क पड़ता है। जी। तो अभी बातें और भी बहुत हैं जो हम कर सकते थे, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि हम करें। मैं चाहूंगा कि आज के इस मन की बात पर एक नटशेल में आप अगर कुछ कहना चाहें, इसको निचोड़ आज के इस मन की बात। नटशेल में तो हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री का एक ही कहना है कि हम प्रगति के पथ पर चलें। जी। और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर तभी हो सकते हैं जब हम एक हो जाएं। जी। और देश के लिए काम करें, ना कि अलग अलग काम करें। जी। तो और किसी भेड़ चाल पे ना चलें, और इनोवेशंस, आइडियाज जो अपने अंदर हैं या हमारे बच्चों के अंदर हैं, नौजवानों के अंदर हैं, उसे प्रोत्साहित करें उन्हें। और कोई नहीं रोक सकता भारत को विश्व गुरु बनने के लिए। जी संभ्याल साहब, हमारे अनुरोध पर आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, आपने यहाँ पर आए आज के मन की बात पर बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।